कि बैंगलोर और कर्नाटका के कई जिलों में पोस्ट ऑफिस के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी कि महिलाएं अपने खाता खुलवा रही हैं। उनको भरोसा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। कंस्ट्रक्शन चल रही है, एक तरीके से हम कंक्रीट जंगल्स हम क्रिएट कर रहे हैं। तो कंक्रीट जंगल्स का बहुत बड़ा रोल है दिल्ली एनसीआर के अंदर टेम्परेचर को बढ़ाने का। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप समझिए इस पे सबसे ज्यादा कौन सा समाज है जो हाशिए पे खड़ा होगा? वो होगा लोअर क्लास जो है हमारी। आज जो 48 लोगों की डेथ हुई है चुरू के अंदर, आप समझिए इस बात को। इसमें जो सफर करेगा वो मिडिल क्लास नहीं सफर कर रही है। उनके घरों में एसी लगे, वहां पर मिडिल क्लास के पास एसीज हैं, दे आर लिविंग इन विलास, वेल वेंटिलेटेड हाउसेस। लेकिन जो नीचे का तबका है वो सबसे ज्यादा सफर कर रहा है यहाँ पर, और उसकी पीड़ा को लेके कोई भी इनिशिएटिव्स नहीं लिए जा रहे हैं किसी भी सरकार द्वारा। कि गांधी जी को कोई जानता ही नहीं था 1982 के पहले। रिचर्ड एटनबरो ने उन्हें खोजा था, और मुझे तो लगता है उन्हें लगता होगा बेन किंग्सले ही महात्मा गांधी, ये भी लगता होगा हो सकता है। असल में क्या है कि ये आईएमडी भी कहता है कि जब टेम्परेचर 53 से ऊपर हो जाता है तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको थोड़ा सा मत्ती भ्रम का दिक्कत हो सकती है। क्योंकि फिल्म से लोग जानते हैं तो फिर सावरकर को जान लेते दुनिया वाले। सावरकर पे ही तो बनवाई उन्होंने फिल्म। मोदी जी को जान लेते उससे। विवेक, वो क्या नाम है एक्टर, विवेक ओबेरॉय खत्म हो गया सर उसका करियर खत्म हो गया। करियर खत्म हो गया। सही है ना। गजब एक्चुअल क्या है कि ये इंटेंशनली करते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जिसके पास ये शाखा वाले आए ना हो। ये हम सभी बच्चों के पास आते थे, और ये कभी कोई एजेंडा नहीं बताते थे कि आपको सुबह 4:30 बजे उठना है। दूसरी बात, संबोधन भैया जी का होता था। हम होते थे इतने से, और सम्मान मिलता था इतना, भैया जी लगता था क्या बात है, तो बहुत अच्छे। घर में मारे पीटे जा रहे हैं, ये भैया जी बोल रहे हैं। इसके बाद खेलने जाते थे, अलग अलग किस्म के खेल होते थे, बेवकूफी किस्म के। फिर इसके बाद खेलने के बाद फिर थोड़ी देर बाद चलती थी प्रार्थना, ये वाली प्रार्थना चलती थी, ध्वज प्रणाम, दंड प्रणाम, यही सब चलता था। और 2-4 शब्द थे जिनकी भनक कानों में गूंजती थी, राष्ट्र, संस्कृति, सभ्यता, ये सारी चीजें रहती थी। और एक तीसरी अहम बात थी हाफ पैंट। इसके अलावा और कुछ नहीं। जब धीरे धीरे आप मैच्योर होते हैं तो आपको पता लगता है कि जो ये सिखाने आए थे बेसिकली इसमें ज्यादातर बेरोजगार थे। आज भी याद है अश्विनी, आज भी याद है। पता नहीं कौन सी इतिहास की किताब चलती थी, अच्छे से याद है कि मैंने पहली बार उसी किताब में पढ़ा था कि पृथ्वीराज चौहान के ऊपर मोहम्मद गोरी ने 22 बार आक्रमण किया था, सिर्फ एक बार जीत पाया था। लेकिन जब इतिहास से हमारा सामना हुआ, द रियल हिस्ट्री, जिसको ये वामपंथी इतिहास, मार्क्सिस्ट इतिहास, एंटी नेशनल इतिहास कहते हैं, तब पता चला कि 1191 और 1192 दो बार। पहली बार वो जीत गया था, दूसरी बार में हार गया था, खेल खत्म हो गया। झूठ और फ्रॉड एक अहम हिस्सा है इनके इंस्टीट्यूशन का, इसमें कोई दो राय नहीं। ये इतना तेज गाड़ी चलाते हैं, ऐसा लगता है कि किसी डिक्टेटर का काफिला जा रहा है, किसी लोकतंत्र के नेता का नहीं। चाहे मुख्यमंत्री का काफिला हो, चाहे किसी विधायक सांसद का हो। इतनी गंदी तरीके से गाड़ी चलाते हैं ना अश्विनी, कि अगर आप नहीं बचे तो आप निपट जाएंगे। क्या आप बताइए, पूरे चुनाव में 2 चीफ मिनिस्टर हिमंता शर्मा और योगी आदित्यनाथ, कोई भाषण उठा के देख लो, हम इसकी गर्दन काट देंगे, हम इसका बुलडोजर चला देंगे, हम इसको उल्टा लटका देंगे, हम इसको कुचल के रख देंगे, जमीन में गाड़ देंगे। क्या एक शासन का तरीका आपको भयभीत करना होता है? क्या आप इसके लिए बने हैं? किसको जमीन में गाड़ना है, किसको बुलडोजर चलाना है, ये डिसाइड न्यायपालिका करेगी, कार्यपालिका करेगी या विधायी शक्तियां करेंगी? बिल्कुल, कानून की किताबें करेंगी, ऑफ कोर्स किताबें करेंगी। सही बात है। राज्यों के इतने बड़े बड़े राज्यों के चीफ मिनिस्टर है, वो हर राज्य में केवल विश्वमन कर रहे हैं। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। आज के अखबार में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं एनबीटी के पूर्व संपादक पंकज चतुर्वेदी जी और मेरे दोस्त अश्विनी शंकर। हाय अश्विनी। नमस्ते सर। नमस्कार। आज के अखबार में सर राजनीति पर चर्चा करने के लिए कुछ नहीं है। सबसे जो चर्चा का विषय है वो है तापमान। जितने भी अखबार हैं उन्होंने अपने फ्रंट पेज पर टॉप पर तापमान को ही सबसे ऊपर रखा है। उत्तर भारत में आसमान से बरसी आग, दिल्ली में टूटा 80 साल का रिकॉर्ड, इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है हॉटेस्ट इन 80 ईयर्स। मतलब, और दिल्ली में तो मुंगेशपुर वाला जो इलाका, आप लोग तो दिल्ली में ही हैं, तो
मुंगेशपुर का जो इलाका है वहां तो लगभग 53 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंच गया। लोग समझ भी पा रहे हैं कि 52-53 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर किसी एरिया का बढ़ने का मतलब क्या है। इतनी जबरदस्त हीट वेव है कि राजस्थान में 48 लोग मारे जा चुके हैं और पूरे देश भर में ना जाने कितने लोगों की मौत हो चुकी है। पंकज सर। अक्ल कुणाल ये है कि हम लोग अपने मौसम के लिए, वातावरण के लिए, परिवेश के लिए बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। क्योंकि दिल्ली के एक हिस्से में तापमान 53 से ऊपर हुआ तो उसकी चर्चा पहले पन्ने पर है। लेकिन क्या आपने किसी हिंदी या अंग्रेजी के अखबार के अंदर तक के पन्नों पे खबर देखी कि त्रिपुरा में पिछले 67 साल में सबसे अधिक बारिश एक दिन में 200 मिलीलीटर दर्ज की गई? क्या आपने कहीं पे ऐसी खबर देखी कि नॉर्थ ईस्ट में रेमल चक्रवात के बाद में तबाही मची हुई है, लगभग 42 लोग मारे गए हैं? अकेले मिजोरम में एक खदान के धंसने से 28 लोग मरे हैं। क्या आपने कहीं ये खबर देखी कि असम के हैलाकांदी से लेकर बहुत सारी जगह में इस चक्रवात के बाद में बाढ़ आ गई है? नहीं देखी। लेकिन हमारे यहाँ समाचारों को, असली समाचारों को छुपाने के लिए पेस्ट किया जाता है। जो डेस्क पे बैठे व्यक्ति हैं या जो लोग अखबार के जिम्मेदार संपादक हैं, वो वातावरण को संवेदनशीलता से नहीं लेते हैं। शायद मुझे लगता है कि यदि और कोई सरकार होती तो आज पहले पन्ने की 8 कॉलम की खबर होती कि मोदी ने कहा कि रिचर्ड एटनबरो की फिल्म के बाद में लोग गांधी को पहचान पाए। लेकिन उस खबर को आपको दबाना था, इसलिए आपको 53 डिग्री की चिंता हो रही है। यस, व्यक्तिगत रूप से मैं आपको बताऊं कि मैं पिछले 2 महीने से 3 बड़े अखबारों के एडिटोरियल पेज पर आने वाले दिनों की गर्मी और लू पे लेख लिख चुका हूं। आज जिस हीट आइलैंड की बात हो रही है, लगभग 1.5 महीने पहले अमर उजाला के एडिट पेज पे मैं इस पे लेख लिख चुका हूं। लेकिन हम लोग इंतजार करते हैं कि इस खबर को भय के रूप में, डर के रूप में कैसे जनता के सामने पेश किया जाए। ये जो मौसम है, बदलता मौसम है या बढ़ता तापमान है, या जो नॉर्थ ईस्ट के 8 जिले जिनकी हमें चिंता ही नहीं है, मैंने जिन खबरों में बताया, आप यदि ईस्टर्न मिरर या सांघाई एक्सप्रेस या पूर्वोदय टाइम्स देखेंगे तो आपको ये खबरें मिलेंगी फर्स्ट पेज पे। और सर एक चीज और, मणिपुर में जो इम्फाल है, मैं एक पॉइंट और ऐड करूंगा पंकज जी के स्टेटमेंट्स में कि ये फ्रंट पेज पर न्यूज होनी चाहिए थी। साइक्लोन रिमल की वजह से पूरे इम्फाल के अंदर सबसे बड़ा फ्लड खड़ा हो गया, सबसे बड़ा फ्लड। मैंने आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट में सब जगह फ्लड है, सब जगह फ्लड। मैं जो आपको 8 जिलों की बात कर रहा हूँ, सब जगह फ्लड की बात कर रहा हूँ। और कहीं खबरों में नहीं पंकज जी, कहीं खबरों में नहीं। मिजोरम में कोलैप्स हो गया। अब आप देखिए कि केरला के 8 जिलों में सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर हो गई। हम मौसम को मौसम की तरह नहीं लेते हैं, मौसम को केवल एक किसी समाचार को छुपाने के एक रिप्लेसमेंट के रूप में लेते हैं। देखिए, एक समाचार का उद्देश्य सूचना देना नहीं है। एक पहले बार भी मैंने आपको बोला था कि समाचार सूचना नहीं है। समाचार आपको संवेदनशील बनाता है, समाचार आपको सतर्क करता है, समाचार आपको संभलने का अवसर देता है। तो मौसम के समाचार, बदलते मिजाज के समाचारों को हमने कभी भी इस लहजे से और इस तरीके से पेश नहीं किया। अब आपको बताऊं कि होगा क्या। दिल्ली के नजफगढ़ के आसपास के इलाकों में 53 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। वहां पर बहुत सारे खेतों में काट के पिछले 10 साल से कॉलोनियां बनाई जा रही हैं। अब वहां पर थोड़ा प्रॉपर्टी के रेट गिर जाएंगे, गाजियाबाद नोएडा में थोड़े बढ़ जाएंगे, बेगमपुर में रोहिणी के आसपास बढ़ जाएंगे, जो लोअर मिडिल क्लास की कॉलोनी से। ये धंधा दूसरा है भाई, इसमें जमीन के रेट लगे हुए हैं। पर टेम्परेचर तो हकीकत है ना पंकज जी, टेम्परेचर तो हकीकत है।
में टेम्परेचर हकीकत है। हम यहाँ पे हकीकत की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे केवल समाचार पत्र की बात कर रहे हैं। समाचार के पीछे क्या है उसकी बात कर रहे हैं। तो पिछले 10 साल से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अरावली की 33 पहाड़ियां क्या हनुमान जी उठा के ले गए? अरावली से हरियाली खत्म हो रही है, अरावली को खत्म कर दिया। ये जिस इलाके की बात आ रही है, मंगेशपुर की, नजफगढ़ से लगा हुआ जो इलाका है, उसके बगल में दिल्ली एनसीआर की सबसे बड़ी लेक हुआ करती थी, जिसको नजफगढ़ ड्रेन नाम दे दिया गया। उसके ठीक पीछे अरावली का पूरा पहाड़ शुरू हो जाता है। अरावली के पहाड़ के नष्ट होने का मतलब है पाकिस्तान के तरफ से आने वाली रेत और गर्मी को शील्ड करने की दीवार का खत्म होना। बिल्कुल। तो मेरा यहाँ पे मसला ये है कि हम 53 और 54 डिग्री की जो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसके कारण, उससे बचने के उपाय, वो ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर नहीं, आप देखिए, इस पर नहीं है ना, क्योंकि उनका उद्देश्य इसमें जमीन वाले लोग अपने तरीके से लगे, रियल एस्टेट वाले अपने तरीके से लगे हुए हैं। मोदी जी की खबर को जिनको छुपाना है, उन्होंने इसको अपने तरीके से लिया है ना। खबर के पीछे की कहानी दूसरी होती है। अब आप साउथ के अखबारों में देखोगे तो आज बहुत सारे अखबारों के फर्स्ट पेज पे खबर है कि बैंगलोर और कर्नाटका के कई जिलों में पोस्ट ऑफिस के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी कि महिलाएं अपने खाता खुलवा रही हैं। उनको भरोसा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी और उनके यहाँ 1500 रुपए आएंगे। 8,500 की खबर है। हर माह 8,500 मिलने की उम्मीद में खाता खुलवाने को लेकर लगी भीड़ है ना। तो हर खबर को लेकर उसके पीछे की कहानी दूसरी है। इस खबर को दिल्ली का जो नोएडा की मुर्गा मंडी है उसको प्रायोरिटी नहीं देगा, क्योंकि उनको कल शाम से मोदी मोदी चिल्लाना है, उनको उसका ठेका मिला हुआ है। जबकि औरतों के खाते खुलने का यदि आप खबर को ध्यान से देखो तो ऐसा लगता है कि कुछ हवा दूसरे तरीके की चल रही है। सही बात है। अच्छा, ये टेम्परेचर तो मान लीजिए असलियत है। टेम्परेचर के बारे में ये भी कह रहा है, आईएमडी का मानना है अश्विनी कि अगर 4.5 से 6.5 डिग्री टेम्परेचर रहता है, मतलब एक्सेस, नॉर्मल से 4.5 से 6.5 डिग्री तक अधिक टेम्परेचर रहता है, इस समय 42, 45, 46 रहना चाहिए, 52, 53, इसका मतलब सीवियर हीट के अंतर्गत है। आप समझिएगा कि वन जो 45 डिग्री टेम्परेचर है वो भी पिछले एक दशक के अंदर सबसे ज्यादा टेम्परेचर है। क्योंकि दिल्ली का अगर आप दिल्ली के क्लाइमेट को एनालिटिकली देखते हैं कुणाल, तो आप पाएंगे कि हम दिल्ली का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 40 डिग्री 41 दैट इज द एवरेज। लेकिन इस बार टेम्परेचर, जैसे नोएडा का मैं आपको बताऊं, नोएडा में टेम्परेचर चला गया 44 डिग्री तक। नजफगढ़ की जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं वहां 52 डिग्री टेम्परेचर चला गया। और इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? पंकज जी ने बहुत ही बारीक बात उठाई है कि मैं तो ये आज इस चीज की एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि शायद हमारे न्यूज़पेपर में लोग एडिटोरियल्स लिखेंगे, एक विश्लेषण होगा कि इतनी ज्यादा ये जो टेम्परेचर बॉइल हो रहा है इसके दो बिल्कुल सही कारण है। एक तो गांधी वाली न्यूज, और दूसरा इसका इम्पैक्ट रियल स्टेट पे क्या पड़ने वाला है। जैसे कि आप जो नजफगढ़ का एरिया है, नजफगढ़ के पास पूरे खेत हुआ करते थे कुणाल। जैसे आप अगर आप जनकपुरी से आप जा रहे हैं उत्तम नगर की तरफ, नवादा और आगे, हाँ पूरी हरियाली हुआ करती थी, पूरा ग्रीन बेल्ट था एक तरीके से। लेकिन आज आप जब वहां पहुंचेंगे, वहां पे पहले तो द्वारका बनाया गया, द्वारका में सारी जो लेक वेक थी सब खत्म कर दी गई, एक पूरा एक बहुत बड़ी कॉलोनी बनी। अब द्वारका भी कम पड़ गया। द्वारका के आगे अब हम चले गए द्वारका एक्सप्रेस वे पर, जिसका सीधा इंपैक्ट पड़ रहा है आपकी अरावलीज के ऊपर, राइट। उसके अलावा आप सोचिए कि हम गुड़गांव को कहां लेके जा रहे हैं। गुड़गांव जो था पहले खत्म हो जाता था, हाँ अब गुड़गांव चला गया, भिवाड़ी तक चला गया गुड़गांव। तो कहीं और जो मैड कंस्ट्रक्शन चल रही है, एक तरीके से हम कंक्रीट जंगल्स हम क्रिएट कर रहे हैं। तो कंक्रीट जंगल्स का बहुत बड़ा रोल है दिल्ली एनसीआर के अंदर टेम्परेचर को बढ़ाने का। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप समझिए इस पे सबसे ज्यादा कौन सा समाज है जो हाशिए पे खड़ा होगा, वो होगा लोअर क्लास जो है हमारी। आज जो 48 लोगों की डेथ हुई है चुरू के अंदर, आप समझिए इस बात को।
इसमें जो सफर करेगा वो मिडिल क्लास नहीं सफर कर रही है, उनके घरों में एसी लगे हुए, अपर मिडिल क्लास के पास एसीज हैं, दे आर लिविंग इन विलास, वेल वेंटिलेटेड हाउसेस, लेकिन जो नीचे का तबका है वो सबसे ज्यादा सफर कर रहा है यहाँ पर, और उसकी पीड़ा को लेके कोई भी इनिशिएटिव्स नहीं लिए जा रहे हैं किसी भी सरकार द्वारा। और और आप क्लाइमेट सोचिए। चेंज एक ऐसा मुद्दा है, कोई क्लाइमेट चेंज के ऊपर वोट तो डलेगा नहीं आपको, तो सरकारें क्लाइमेट चेंज पे बात ही नहीं करना चाहती हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज आने वाले टाइम में आप देखेंगे इन द कमिंग 10 years, कमिंग फ्यूचर, ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन जाएगा लोगों के लिए दिल्ली एनसीआर में रहना। नहीं, अकेले दिल्ली एनसीआर में नहीं, अश्विनी जी, मेरा एक मोटा मोटा आंकड़ा मैंने तैयार किया था कि देश में लगभग 12 करोड़ लोग हैं जो सीधे सीधे हीट वेव से इफेक्ट हो रहे हैं, जिसके अंदर ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल भी हैं, गिग वर्कर्स हाँ भी जी, हैं, ठेली रेढ़े लगाने वाले भी हैं, स्टूडेंट्स हैं, और डेली वेजर लेबरर्स हैं। ये एक लगभग 12 करोड़ लोगों का ये आंकड़ा है। दिल्ली सरकार ने कल से घोषणा की है कि आज से दिन में 12 बजे से और 3 बजे तक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम नहीं होगा। अब 12 से 3 का मतलब है कि 12 बजे एक्सट्रीम हीट होती है और 3 बजे एक्सट्रीम भी एक्सट्रीम हीट का टाइम है। भाई, ये 3 घंटे का आपने जो काम को बंद किया, आप जान के चले कि कोई भी ठेकेदार ये 3 घंटे को मुफ्त के पैसे देने वाला नहीं है। काट लेगा बिल्कुल। पैसे। यदि मेरी नजरिया में यदि कोई हम लोगों के आमतौर पे पारंपरिक रूप से एक धारणा रही है कि यदि आपको घर बनवाना है तो गर्मी में बनवा लो। हम हाँ लोग जी, इसलिए हाँ जी, गर्मी में घर बनवाते हैं क्योंकि लगता है कि उस थोड़ा दिन बड़ा होता है तो लेबर से ज्यादा काम ले सकते हैं। थोड़ा सा रोशनी होती तो लगता है कि अंदर बिजली की कम से दूर हुआ जा सकता है। तीसरा लगता है कि जहां पर सिंचाई, ये जो चिनाई का काम है, ये सब है, जल्दी सूख जाता है। ये 3 हम्म। कारण है जिसके कारण हम लोग गर्मी के दिनों में लेबर वर्क कर रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देश के कई हिस्सों में जहां पर सीमेंट वाले सड़क बने हुए हैं, वो सड़क चटक गए हैं। एक चीज हम लोगों ने हमारे यहाँ जो आर्किटेक्ट है वो उनको हमको मूर्ख कहूंगा मैं उनको, उन्होंने पिछले 10 साल में ऐसी सैकड़ों बिल्डिंग खड़ी कर दी जिनके एक्सटीरियर पे उन्होंने ग्लासेस लगाए हैं। अभी हाँ। आज ही हाँ जी, हाँ जी, भोपाल से खबर है कि वहां का जो वो मेडिकल इंस्टीट्यूट है, वहां के ग्लासेस पूरे चटक गए इस गर्मी के कारण। तो हम लोग किस लेवल पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम लोग किस लेवल पर मार्केट मैनेज कर रहे हैं, हम लोग किस लेवल पर प्रबंधन कर रहे हैं, ये सब चीजों को हमको इस क्लाइमेट चेंज के एटीट्यूड के अकॉर्डिंगली मैनेज करना होगा, जो फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं। हम एक केवल पॉइंट और इस खबर का इस्तेमाल। जी। एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूंगा जो पंकज जी ने जिसकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया। पहले क्या हम्म। होता था कि जैसे अगर हम दिल्ली से निकलते थे, तो आप जैसे दिल्ली से 100 किलोमीटर आगे आप गए, 200 किलोमीटर आगे गए तो जयपुर आ गया। तो जयपुर का एक अलग आर्किटेक्चर होता है। आप इंदौर गए, इंदौर का एक अलग आर्किटेक्चर होता है। आप ग्वालियर की तरफ जाएंगे, ग्वालियर का एक अलग आर्किटेक्चर आपको मिलेगा, राइट। कहने का मतलब यह है कि जो हमारे शहर थे उनका अपने क्लाइमेट को रेसिस्ट करने का एक अलग अकॉर्डिंगली आर्किटेक्चर होता हुआ है। करता था। तो आपको बिल्कुल। समझ में आता था यहाँ पे अब घर बनाने का तरीका बदल गया है, हम किसी और शहर में आ गए। लेकिन आज की आप स्थिति देखिए, आप दिल्ली से निकल जाइए यमुना एक्सप्रेसवे से, और आप देखेंगे आपको एक जैसा जो विभिन्नता थी, सेम आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर। डाइवर्सिटी थी, खत्म हो गई है वो। हर जगह आपको ग्लास हाउसेस बनाना शुरू हो गया, हर जगह ग्लास की बिल्डिंग्स बननी शुरू हो गई हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है एनवायरनमेंट के ऊपर, nobody is studying this actually। कि मुझे ऐसा लगता है पंकज देखिए, जी, we इसमें क्या need to हुआ, go back to our old times। एक्चुअल मैं अभी एक लेख लिख रहा हूँ, शायद शाम तक पूरा होगा, कि जब मैंने पिछले साल के मेरे एक्सपीरियंस थे कि लेह लद्दाख में किस तरीके से लोगों ने बिजनेस की चाह में वहां पर कंक्रीट कंस्ट्रक्शन खड़े कर दिए, और कंक्रीट कंस्ट्रक्शन के कारण उनके कई तकनीकी दिक्कत हुई। यहाँ तक हुआ कि जो लोग वहाँ के लोग हैं उनको डायबिटीज सरी के रोग होने लगे। इस चक्कर में अब जो है, अब वहां पर लोगों ने फिर से उन कंक्रीट कंस्ट्रक्शन को तोड़कर अपने जो ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन है, जो मिट्टी बहकर आती है नीचे, उससे बनाए जाते हैं, उसके ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज और बताऊं कि इस सरकार का इसमें सबसे बड़ा रोल है। उन्होंने बोल दिया कि यदि आप आ, आ, आपका जीवन का स्तर आप इस बेहतर तभी माना जाएगा जब आपके पास में पक्के मकान हो।
जबकि हम जब स्कूल में थे तो हम पढ़ते थे कि असम में लोग लकड़ी के मकान बनाते हैं क्योंकि वहां पर वो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, पहाड़ के बिल्कुल। ऊपर इस तरीके के मकान बनते हैं क्योंकि उस, लेकिन अब सरकार ने बोला यदि आपका समाज में कोई औकात बतानी है तो आपके पास में आरसीसी लेंटर वाला पक्का मकान होना चाहिए। यदि आप कच्चे मकान में रहते हो तो आप आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं। और तो पंकज जी, पूरी झोपड़ियों में दुनिया में ऐसा कोई पैमाना नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा कोई पैमाना कोई नहीं नहीं है। है, कोई यूएस बात के है बिल्कुल। बस्तर, यूएस के आपको पता है कोस्टल एरिया बस्तर में में। मैंने देखा, जी। बस्तर के अंदर जो पहाड़ वाला इलाका है वहां पे रात में हम्म। साल के पेड़ से पानी गिरता है। गर्मी के दिनों में आपको रजाई ओढ़नी पड़ेगी, लेकिन जैसे ही आप बीजापुर और कोंटा को छुएंगे तो वहां पर जब दिसंबर की ठंड पड़ती ना तो भी आपकी पीठ पे पसीना चलता हुआ दिखेगा। तो वहां उन लोगों ने जो खुली झोपड़ियां बनाई हैं या छात के छप्पर डाले गए हैं वो अपने परिवेश के अकॉर्डिंग बनाए, लेकिन सरकार चाहती है कि सीमेंट के ठेकेदार को अधिक से अधिक फायदा हो। रोते हैं हम लोग कि अरे भाई रेत निकाली जा रही। भाई जब आप इतना ज्यादा आरसीसी कंस्ट्रक्शन कराएंगे तो रेत कहां से लेके आएंगे? हमारे देश में कोई एक मॉडल है कि हमको कंस्ट्रक्शन एक साल में इतना करना है और हमको केवल इतने रेत की जरूरत है और हम कोई इतना मॉडल, निकालेंगे? ऐसा कोई नहीं है। कोई मॉडल हर छोटा दुर्भाग्य है कि हम हर गांव को कस्बा बना रहे हैं और हर कस्बा शहर बनना चाहता है और हर शहर महानगर बनना चाह रहा है। और इसमें दिल्ली शहर की जगह में जो 45% से ज्यादा कंस्ट्रक्शन इलीगल है, यदि आप सड़क से नीचे उतर जाइए तो कोई शहर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें 80 to 90% कंस्ट्रक्शन इलीगल है। नजफगढ़ का जो उदाहरण है, नजफगढ़ में झड़ौदा कला से लेकर इस्सा रेडी तक, यानी उस तरफ जो घूम के बवाना को सड़क आ जाती, वहां पे पूरे में खेत काट के उन्होंने कॉलोनियां बना दी गई। जबकि पहले केवल वहां पे झड़ौदा कला एक दिल्ली पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था, इसके अलावा ट्रेनिंग सेंटर पूरे हुआ खेत करता थे, था, मैंने राइट। अपने देखे। ठीक है, हम्म। बीच में अब फार्म हाउसेस बन गए, जिन फार्म हाउसेस में शादियां होती हैं। लेफ्ट में मुड़ो तो पालम बिहार पूरा कॉलोनी बन गया गुड़गांव का। जो मैंने 20 साल में देखा है, वहां खेत थे, अब पूरे साफ हो गए। मैं उस पूरे इलाके में कई कई बार गया हूं। तो हीट आइलैंड जब डेवलप होता है तो हीट आइलैंड क्यों डेवलप होता है? हीट आइलैंड डेवलपमेंट होने का कारण ये है कि किस प्रकार से वहां की वाटर बॉडीज को नष्ट किया जाता है, किस प्रकार से ग्रीनरी को नष्ट किया जाता है और उसके बाद में कंक्रीट को उगाया जाता है। और पंकज जी, आप ये समझिए कि हीट आइलैंड बनने के एक कारण ये भी है कि हमने इतनी अधिक मात्रा में, मतलब जो हीट वेव चल रही, इसमें है क्या कि आईएमडी ने कहा कि पहले क्या होता था कि जो टेम्परेचर दिन में रहता था और रात में टेम्परेचर लो हो जाता था, ताकि मतलब रात में जो अर्थ होती थी वो अपने आप को रिस्टोर कर लेती थी, एक्यूमुलेट कर लेती थी। हाँ, और अगली सुबह आते आते तक वो टेम्परेचर ठीक हो जाता था। फिर जब दिन होता था फिर टेम्परेचर बढ़ता था। पर है क्या कि इतने ज्यादा कंक्रीट के जंगल बन गए हैं, इतनी ज्यादा बिल्डिंग हो गई है, इतने ज्यादा ग्रीन हाउसेस बन गए हैं, इतने ज्यादा ग्लास हाउसेस बन गए हैं कि वो इतना ज्यादा टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि रात में जब वो उसको रिलीज करते हैं तो वो पूरी रात भर रिलीज करते रहते हैं और सुबह तक वो रिलीज हो ही नहीं पाता कंप्लीट, और सुबह से फिर गर्मी शुरू हो जाती है। पहले रात में राहत हो जाती थी, हल्का हल्का टेम्परेचर डाउन हो जाता था, और अब वो भी नहीं हो रहा। आईएमडी कह रहा है कि हमने ये सोचा था कि हर साल 2-3 सीवियर हीट वेव्स आती हैं, लेकिन इस साल उन्होंने प्रेडिक्ट किया है सुनी 11 हीट वेव्स के, मतलब 3 गुनी अधिक हीट वेव्स के लिए प्रेडिक्ट किया है। बिल्कुल नॉर्मल बात मैं आपको कि कुणाल, मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो बेंचमार्क है वो ये है कि सीमेंट इंडस्ट्री में कितना सीमेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। एग्जैक्टली। तो अगर जो सीमेंट प्रोड्यूस आप मैक्सिमम करोगे, यूज कहाँ करोगे आप उसको? तो उसके लिए आपको, इसीलिए पक्का हाउस हैज बिकम द वन ऑफ द इंडिकेटर्स ऑफ योर डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात। मैं इसमें आपको एक खबर और शेयर करना चाहूंगा कुणाल, कि हमारे देश में पिछले साल ऑन एन एवरेज, यानी देश के अलग अलग हिस्सों में मिलाकर 236 टू 136 डे हीट वेव्स के रहे, और इस साल अनुमान है कि ये दिन बढ़ के 275 हो रहे हैं। यानी अलग अलग हिस्सों में जो हीट वेव्स के डेज होते हैं ये 236 डेज इन आउट ऑफ 365 डेज।
अब आप अच्छा, सोच लीजिए कि एक डेटा किस लेवल पर है हम। एक डेटा इसमें और ऐड कर रहा हूं सर। दुनिया ये जो नेचर में पब्लिश हुआ है, दुनिया की 630 करोड़ जो आबादी है, मतलब 800 करोड़ में से जो 630 करोड़ आबादी, लगभग 78-79% ये हीट वेव का सामना कर रही है रेगुलरली पर ईयर। यस, 630 करोड़ आबादी, सोचिए कोई छोटी बात। 630 करोड़। ये नेचर में पब्लिश हुआ। खैर, अब उस खबर में आते हैं जिस खबर के लिए इस खबर को उभारा गया था, जिसमें प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि जिसमें गांधी जी प्रधानमंत्री को जी कोई जानता नहीं था कि गांधी जी को कोई जानता ही नहीं था। 1982 के पहले रिचर्ड एटनबरो ने उन्हें खोजा था, और मुझे तो लगता है उन्हें लगता होगा बेन किंग्सले ही महात्मा गांधी, ये भी लगता होगा, हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है। नहीं, इस खबर भी रिश्ता है ना पहले वाली खबर से। असल में क्या है कि ये आईएमडी भी कहता है कि जब टेम्परेचर 53 से ऊपर हो जाता है तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको थोड़ा सा मत्ती भ्रम का दिक्कत हो सकती है। हालांकि सीरियस मसला जो मुझे लगता है कि आज एक डेटा जारी किया गया है कि पिछले 1 महीने में गूगल सर्च पे कौन कितना ज्यादा रहा, तो जाहिर है हर जगह मोदी जी टॉप पे रहे। मुझे लगता है कि गूगल सर्च पे अपना जगह बनाने के लिए, और कहीं उसको उन्होंने मोनेटाइज करा रखा हो अडानी अंबानी के खाते में, उसके लिए ये हर बार कुछ न कुछ ऐसी बकवास करते हैं जिससे कि ये कुछ सर्च में बने रहे। मुझे ऐसा लगता है, और इनको किसी ज्योतिष ने बोल दिया है कि आपको केवल पे बात करना है। आप देखिए ना, मटन मंगलसूत्र वाले रास्ते चलते हुए मोहनदास पे आ गए। ये भी एम ही है ना। सही कह रहे हैं। और लास्ट उनका एम फिर से उन्होंने बोल दिया है, वो मेडिटेशन का है। हाँ, वो मेडिटेशन करने जा रहे हैं वो वहां पर, तो वो भी एम पे ही है। मेडिटेशन। तो जो ये एम नाम का लड़का था, पता नहीं ये उल्टा होकर डब्लू कब बन जाए। ये नहीं नहीं सर, आप सोचिए कि मुझे कई बार ये समझ में नहीं आता, कुणाल और पंकज जी तो बहुत वरिष्ठ हैं, कि गांधी जिसके बारे में नेल्सन मंडेला ने जिनसे इंस्पिरेशन लिया, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो उनकी तस्वीर अपने घर में लगाया करते थे, अल्बर्ट आइंस्टीन खुद पर्सनली मिलना चाहते थे गांधी जी से, और जब गांधी जी लंदन गए तो जो क्रेज था उनका अमंग ब्रिटिशर्स की उनसे मिलने के लिए, उनको देखने के लिए कि हम उस आदमी को देखना चाहते हैं, कि आप सोचिएगा कि ये डॉक्यूमेंटेड है कि जब वो मीटिंग लिया करते थे तो जो कॉन्फिडेंस गांधी के फेस पर होता था, दैट इज बियॉन्ड वर्ड्स एक्चुअली, कि टॉलरेंस क्या होती है। अगर आपको सीखना है तो आप गांधी से सीखिए। आपके तो आज 75 इयर्स इंडिपेंडेंस के बाद कोई आदमी आके ये कहे कि गांधी को रिचर्ड एटनबरो की मूवी से वर्ल्ड में जाना गया, तो ये तो बहुत ही बड़ा इससे हास्यास्पद बात है ये, क्योंकि गांधी फिल्म से लोग जानते हैं तो फिर सावरकर को जान लेते दुनिया वाले। सावरकर भी तो बनवाई उन्होंने फिल्म, और तो फिर फ्लॉप हो गई। मोदी जी को जान लेते उससे। विवेक, वो क्या नाम है एक्टर, विवेक ओबेरॉय भी खत्म हो गया सर उसका करियर खत्म हो गया। करियर खत्म हो गया, करियर खत्म हो गया। सही है ना। गजब एक्चुअल क्या है कि ये इंटेंशनली करते हैं। और दुर्भाग्य आपको बताएं, जो 3 बेवकूफ उनके सामने बैठे हुए थे, वो इतने विस्मय में मुंह चला रहे थे, उनको लग रहा था कि आज तो उनको है ना, जैसे बिहार में कहते हैं रोहू का मूड मिल गया। भाई आपने काउंटर क्वेश्चन नहीं किया कि साहब आप किस दुनिया में जी रहे हैं। गांधी को जब गांधी पहले गोलमेज कॉन्फ्रेंस पे गए थे तो लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट की सड़कें जाम थी भाई। सही बात है, बिल्कुल सही। चार्ली चैपलिन मिलने के लिए परेशान था, गांधी जानते ही नहीं थे चार्ली चैपलिन कौन है। पूरी दुनिया मैंने कम से कम दुनिया के कम से कम 28 देशों में तो गांधी जी की प्रतिमा खुद देखी है, और वो जितनी प्रतिमाएं हैं 60 और 70 के दशक की बनी हुई है, कोई भी नई नहीं बनी है। बिल्कुल। तो एक जगह मैंने पढ़ा था पंकज जी, एक जगह मैंने पढ़ा था, उसमें उन्होंने लिखा कि शायद ही दुनिया का ऐसा कोई देश हो, पूरी दुनिया का शायद ही ऐसा कोई देश हो जहां गांधी के नाम पर कोई एक गली, स्टैच्यू
या कोई म्यूजियम ना बनाओ। एग्जैक्टली राइट। और मुझे लगता है गांधी का लिखा हुआ और गांधी पर लिखा हुआ, ये दुनिया के सबसे ज्यादा कोई विषय होंगे पहले दूसरे नंबर पे तो गांधी होगा। गांधी पर लिखा गया, गांधी द्वारा लिखा गया। सही बात। आई थिंक यदि इस पे कोई बहुत रिसर्च, मेरे पास आंकड़े नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इससे ज्यादा शायद ही किसी पे लिखा गया हो, नहीं किया है इतना। तो वो थोड़ा सा है, तो मोदी हिल गए हैं। मतलब आपको लगता है मोदी जी ने जानबूझकर किया है, पर मोदी जी को पता है यस, कि गांधी जी पहले भी जाने जाते थे। हाँ? तो जानबूझकर करते। एक्चुअली इसका बड़ा अच्छा जवाब राहुल गांधी जी ने दिया। अभी राहुल गांधी जी का एक वीडियो वायरल हुआ है, तो उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जब जो लोग जो शाखा में जाते हैं बचपन, हाँ, उनको क्या समझ में आएगा गांधी, बताओ सर। उनको गांधी और क्या आई थिंक समझ में आएगा? कुणाल आप इस पे ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं। क्यों, आप कैसे? इससे सबसे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इन विषयों को बहुत अच्छे से जानते हो, शाखा, सरस्वती शिशु मंदिर, कहीं ना कहीं नहीं, हाँ। आपकी बात सही। देखिए, ऐसा है कि मतलब उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जिसके पास ये शाखा वाले आए ना हो। ये हम सभी बच्चों के पास आते थे, और ये कभी कोई एजेंडा नहीं बताते थे। ये आते थे सुबह, आपको ये बताते थे कि आपको सुबह 4:30 बजे उठना है। दूसरी बात, संबोधन भैया जी का होता था। हम होते थे इतने इतने से, और सम्मान मिलता था इतना, भैया जी, लगता था क्या बात है, तो बहुत अच्छी। घर में मारे पीटे जा रहे हैं, ये भैया जी बोल रहे हैं। इसके बाद खेलने जाते थे, अलग अलग किस्म के खेल होते थे, बेवकूफी किस्म के। फिर इसके बाद खेलने के बाद फिर थोड़ी देर बाद चलती थी प्रार्थना, ये वाली प्रार्थना चलती थी, ध्वज प्रणाम, दंड प्रणाम, यही सब चलता था। और 2-4 शब्द थे जिनकी भनक कानों में गूंजती थी, राष्ट्र, संस्कृति, सभ्यता, ये सारी चीजें रहती थी। और एक तीसरी अहम बात थी हाफ पैंट। इसके अलावा और कुछ नहीं था। जब धीरे धीरे आप मैच्योर होते हैं तो आपको पता लगता है कि जो ये सिखाने आए थे, बेसिकली इसमें ज्यादातर बेरोजगार थे। इनमें से जो ठीक ठाक लोग थे वो ऑलरेडी ऊपर पहुंच चुके हैं, ये और कुछ नहीं करते थे। और सरस्वती जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनमें भी क्या है कि इनमें हर किस्म के कार्यक्रम चलते हैं। मतलब शिक्षा तो चलती, मुझे आज भी याद है अश्विनी, आज भी याद है मुझे। पता नहीं कौन सी इतिहास की किताब चलती थी, हिस्ट्री की किताब थी। मैं 6 में था, 7 में था, 8 में था, मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि मैंने पहली बार उसी किताब में पढ़ा था कि पृथ्वीराज चौहान के ऊपर मोहम्मद गोरी ने मोहम्मद गोरी ने कितने बार आक्रमण किया था? 22 बार आक्रमण किया था। 22 बार, हाँ, 22 बार आक्रमण किया था। और इसके बाद वो सिर्फ एक बार जीत पाया था, बस एक बार जीता था। लेकिन जब इतिहास से हमारा सामना हुआ, द रियल हिस्ट्री, जिसको ये वामपंथी इतिहास, मार्क्सिस्ट इतिहास, एंटी नेशनल इतिहास कहते हैं, तब पता चला कि मोटे तौर पर 3 ही बार लड़ाई हुई थी। हाँ, दो बार सॉरी, 1191 और 1192। पहली बार वो जीत गया था, दूसरी बार में हार गया था, खेल खत्म हो गया। ये झूठ और फ्रॉड एक अहम हिस्सा है इनके इंस्टीट्यूशन का, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये आपको बहकाते हैं, भड़काते हैं, इसमें भी कोई राय। ये अब ये कहने में डर नहीं करना चाहिए। अभी आपको एक खबर शेयर करता हूँ, वो आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी कि मणिपुर की इंफाल पुलिस ने अरुंधति राय के खिलाफ एक मुकदमा कायम कर लिया है, देशद्रोह का। अच्छा। 18 मई को अरुंधति राय ने एक ट्वीट किया था, उसमें लिखा था कि बीजेपी जो है वो ब्रजभूषण शरण सिंह, रेवेन्ना, दक्ष चौधरी और मैतेई के आतंकवादी संगठनों का समर्थन करती है। तो इस ट्वीट के ऊपर उन्होंने बोला कि मैतेई के बारे में जो लिखा गया है उससे 2 समूहों के बीच में विद्वेष फैलाने की भावना है, इसीलिए उसके अंदर उन्होंने एक मुकदमा कायम किया है। ये खबर नहीं है, खबरें, ये खबर दिल्ली तक आती कहीं नहीं है, खबर नहीं, दिल्ली तक कहाँ आती है खबरें। हाँ, वही बस मैंने बोला आपको बताऊं कि इस प्रकार की कुछ महत्वपूर्ण खबरें होती हैं जो दिल्ली तक आती नहीं है। तो स्थानीय अखबार पढ़ने का यही आनंद है कि हमें कई कई बार कुछ ऐसी खबरों का मौका मिल जाता है। आज एक हिंदुस्तान अखबार में बड़ी अच्छी खबर है जी, उसको चूंकि जो पहली हमारी चर्चा थी क्लाइमेट चेंज को लेकर, उसको है कि किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन का असर बागानों पर, यानी जहां पर फ्रूट पैदा होते हैं, फल की पैदावार है, उससे पढ़ रहा हूँ। उस पर एक अच्छी रिपोर्ट है उसमें। अच्छा, तो जी हाँ,
क्योंकि एट द एंड ह्यूमन प्रोडक्टिविटी और नेचुरल प्रोडक्टिविटी दोनों पे इम्पैक्ट एक्सट्रीम वेदर का पड़ना ही है। पढ़ना ही ह्यूमन माइंड पे भी एक्सट्रीम वेदर का असर पड़ना है, जो मोदी जी प्रूव करना चाहते हैं। He may be the good article for any medical college to investigate how extreme temperature is impacting the human mind. सही बात, ये बात तो है। अच्छा, आपने अभी ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम लिया है, इस पर भी एक खबर है कि इसके बेटे के काफिले की गाड़ी से कुचलकर 2 लोगों की मौत हो गई। आप लोगों ने कभी महसूस किया सड़क किनारे खड़े होकर जब इनके काफिले गुजरते हैं, आप में से किसी ने महसूस किया है? ये कान से हवा निकल जाती है। ये इतना तेज गाड़ी चलाते हैं, ऐसा लगता है कि किसी डिक्टेटर का काफिला जा रहा है, किसी लोकतंत्र के नेता का नहीं। चाहे मुख्यमंत्री का काफिला हो, चाहे किसी विधायक सांसद का हो, इतनी गंदी तरीके से गाड़ी चलाते हैं ना अश्विनी, कि अगर आप नहीं बचे तो आप निपट जाएंगे। बिल्कुल इस खबर के सबसे जी इस खबर का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष ये है कि जिस बार जब मोटरसाइकिल से टक्कर लगी और 2 लोग सड़क पे पड़े हुए थे, तो उस काफिले ने अपनी गाड़ियों को रोका नहीं, निकल गए वो एकदम। एक्सीडेंट किसी से भी हो सकता है, मान लिया जाए, लेकिन यदि आप में मानवीय संवेदना है, व्यक्तिगत भी मेरे अनुभव में मेरी गाड़ी से भी कई बार लोग टकराए हैं, लेकिन हमने साइड में खड़े होकर उनको उठाया जरूर है, उनका खून जरूर पहुंचा है, उन्हें अस्पताल ले आने की जरूरत पड़ी तो जरूर की है, लेकिन उसके अंदर एक बड़ा सांप्रदायिक एंगल है। पता नहीं वो है कि नहीं, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन वहां चूंकि जो मरने वाले थे वो मुस्लिम बॉयज थे, माइनॉरिटी कम्युनिटीज के थे। हाँ, तो इसीलिए शायद उन लोगों ने, क्योंकि उसके बाद में जो राइट विंगर्स एक्स पर हैं, वो लोगों के जो आप कोहराम देखो तो कहते हैं तो बड़ा अच्छा हुआ, 2 वोट कम हो गए, 72 हूर को चले गए। जो उनका नजरिया रफा को लेकर है, ठीक वही नजरिया उनका उन 2 मासूम लोगों के मरने पर है। मैं यानी आप वो कह सकते हैं कि ये तो कुछ लोगों की बात है, लेकिन कुछ लोगों की बात नहीं, कुछ लोग के ने अपनी कम अकली के कारण उसको एक्सप्रेस कर दिया। बाकी जिन लोगों ने उनको इस मानसिक स्तर के लिए तैयार किया, भैया जी बनाकर, आज भैया जी घर ध्वज ले जाएंगे, तो वो सब लोग पीछे बैठे रहते हैं। सही बात, ऐसे टास्क देते थे, ऐसे ही टास्क है ना, कि जो लोग लाश पे अट्टहास करने का जो नजरिया आपको विकसित कर रहे हैं, आपके अंदर बैठे हुए इंसान को मारकर आपको एक दैत्य के रूप में बता रहे हैं कि खून के 2 रंग हैं, इंसानियत के 2 रंग हैं। बिल्कुल, वो लोग दुर्भाग्य उन लोगों के साथ भी है। राक्षस है सर, सीधे बोला जाना चाहिए, राक्षस हैं। इसमें क्या संकोच है? आप सोचिए, जो लोग मौत का जश्न मना रहे हैं वो राक्षस हैं। वो जो अनजान लड़के जो मर गए, उसमें एक बेचारा माइनर है, आप कह रहे हैं कि अच्छा हुआ 72 हूर को चले गए, और आप उन लोगों के ट्वीट को आप झांक के देखेंगे तो उनको जितने प्रदेश प्रमुख और भैया जी प्रमुख, पन्ना प्रमुख से लेके सब उनको फॉलो करते हैं। सही बात है, ये तो खैर है। अरे जाने कितने ऐसे बाइगट हैं जिनको प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं, शर्म आती है ये चीजें देखते हुए, पता नहीं क्या करते। ठीक ऐसे एक मुकदमा वो जर्मनी में जो रहता है यूट्यूबर, क्या नाम है उसका, बड़ा चर्चित, ध्रुव राठी पे भी एक मुकदमा कायम कर लिया गया इंडिया में। अच्छा। और वो जो है ना, स्वाति मालीवाल के मसले। अच्छा हाँ, स्वाति मालीवाल के खिलाफ उसने वो बनाया था वीडियो, जिसमें हाँ, स्वाति मालीवाल की खिलाफत चल रही थी। हाँ, तो उसमें उसपे खिलाफ एक मुकदमा कायम कर लिया है। यदि कभी उत्तर प्रदेश पुलिस पे खास तौर पर कोई आरटीआई लगाए कि पिछले 5 साल में इन्होंने केवल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ कथित आपत्तिजनक पोस्ट करने पर कितने लोगों को गिरफ्तार किया, तो ये संख्या हजारों में होगी। हजारों में। मैं तो इन्हें वेस्टर्न यूपी के लोकल अखबार देखता हूं, मुझे कोई दिन ऐसा नहीं लगता कि बिजनौर से लेके गाजियाबाद तक किसी व्यक्ति को इस आरोप में ने पकड़ा गया हो कि उसने सोशल मीडिया पे कुछ आपत्तिजनक लिख दिया था। मैं तो सोचता हूं नेहरू के दौर में
नेहरू के दौर में बड़े बड़े अखबारों, अंग्रेजी के अखबारों में शंकर ऐसे कार्टून बना दिया करते थे कि आज तो उन्हें तो डेरोगेटिव कहलाएंगे, बिल्कुल आदमी की हत्या बिल्कुल हो जाएगी बिल्कुल उसमें। राइट राइट राइट। ना आप कोई शंकर है ना आप कोई नेहरू है सर। बिल्कुल। ये वाली जो खबर है जिसमें हम लोगों ने हंसी में इसको उड़ा दिया था कि कन्याकुमारी में 45 घंटे ध्यान लगाएंगे मोदी, 2000 जवान पहरा देंगे, तो मोदी जी 45 घंटे के ध्यान लगाने वाले हैं अश्विनी, ठीक है। इसको चुनावी ध्यान बोलते हैं, ये मेडिटेशन नहीं है, क्योंकि उनका ध्यान बहुत कैलकुलेटेड है, उनका ध्यान टूट भी जाएगा, देखिएगा कैसे। ये आज शाम को जाएंगे ध्यान लगाने के लिए और 1 जून को जब वोटिंग खत्म हो जाएगी उसके तत्काल बाद ध्यान से वापस आ जाएंगे मोदी जी। मतलब ये उनकी प्लानिंग है 45 घंटे के ध्यान की। अरे भाई, अगर आप सच में ध्यानी हैं, योगी हैं, आपको मेडिटेशन अच्छा लगता है, आप 2 जून तक कर लेते ध्यान, या फिर 1 दिन बाद शुरू कर देते। इतना स्ट्रेटेजिक ध्यान। दिल्ली में अपने घर में कर लेते भाई, दिल्ली में 12 एकड़ के घर में अकेले तो रहते हैं, अपनी अम्मा तक को तो रख नहीं पाए थे अपने साथ में। सही बात। वहां भी तो मोर और गैया कुत्ता वही तो घूमते हैं घर में, इंसान तो है नहीं वहां। तो परेशान और करेंगे ना, उन्होंने तो अपने घर के आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी हटवा दिए थे, कोई आता जाता था बगल से तो बगल में किसी का घर था क्या सर? हाँ ठीक है। अच्छा, कांग्रेस इसमें कह रही है कि मैं सर आपसे पूछ रहा हूं कि इसमें इसमें आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा अगर इसका प्रसारण मेरे हिसाब से नहीं माना जाना चाहिए। अननेसेसरी का कांग्रेस ने उसकी चीज को वजन दे दिया। आई डोंट फाइंड सो। मुझे नहीं मालूम है किसने ये पॉलिसी बना के दिया था हमने। अच्छा, इसके प्रसारण से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब आचार संहिता का मतलब यही है कि अनड्यू एडवांटेज ना मिलने पाए। नहीं, आप एक ही बताइए ना, 7 चरण में जिस दिन वोट पड़ रहा है उसके बगल वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका भाषण हो रहा है और उसका लाइव प्रसारण हर टीवी चैनल कर रहा है, तो अभी तक होता रहा। इसमें परमात्मा की छवि में होंगे ना, इसमें साधु की छवि में होंगे ना। मेडिटेशन है, मतलब वैसे भी उनको काफी पहले उनको जगन्नाथ भगवान करीब लाया गया, नड्डा ने उनको भगवानों का भगवान बना दिया, अब इससे मेडिटेशन में थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे। नहीं, वो तो खुद भी कह चुके हैं ना कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, वो तो ये तो कह चुके हैं ये तो कह चुके हैं। तो आप कह रहे हैं कि इसमें आचार संहिता नहीं। अच्छा, इसमें आचार संहिता का उल्लंघन है कि नहीं? मुझे लगता है कि इसमें होगा। एक खबर है कि ईडी के 11 अधिकारी संयुक्त निदेशक जॉइंट डायरेक्टर बना दिए। जॉइंट डायरेक्टर्स बना दिए। जहां तक मुझे पता है कि जब ये चुनाव चल रहा होता है अश्विनी, तो इस बीच में कोई भी ट्रांसफर किस्म का नहीं होता है ना, परमिशन ले लेते। ये परमिशन ले लेते, एक बड़ा फॉर्मेलिटी होती है, एक मेल भेजा जाता है और चुनाव आयोग परमिट कर देता है। मेरे हिसाब से बगैर परमिशन के तो नहीं किया होगा, ये हो जाता है। वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कई डिपार्टमेंट्स में मैंने देखा है ना, डीपीसी होती है तो वो एक फॉर्मल एक मेल भेज देते हैं, वहां से आ जाता है। वो बोलते हैं, उसमें एक लाइन लिखते हैं कि हम इसमें प्रमाणित करते हैं कि इससे किसी प्रकार के चुनावी प्रक्रिया या उससे प्रभावित नहीं होगा, जिन लोगों को दिया जा रहा है वो किसी भी चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, कुछ ऐसा लिख के देना होता है, हो जाता है। तो ये हर सरकार में होता है? हर सरकार। जब आप थल सेना प्रमुख को उसके रिटायरमेंट के 1 हफ्ते पहले 1 महीने का एक्सटेंशन दे सकते हैं, तो ये तो बड़ी छोटी मोटी चीज है। बिल्कुल। लोग कह रहे हैं इसमें कोई डरने वाली बात भी है क्या? इसमें कोई डरने वाली बात है? जाहिर है। मैं इस पे बार बार मेरा एक राय है कि पहला चीज तो है कि यदि नेक टू नेक फाइट की सीटों की टैली आती है तो इस बार सत्ता हस्तांतरण इतना सरल नहीं होगा जिसके लिए भारत अभी तक मशहूर है। चूंकि हम वीके सिंह के मसले को पहले देख चुके हैं, चूंकि कांग्रेस की सरकार थी जो शरीफ सरकार थी और आर्मी को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहती थी, तो वो उस मसले को चुप कर दिया गया था। वरना जो लोग लुटियंस दिल्ली को जानते हैं वो सब जानते हैं कि इस प्रकार से एक पैरेलल एक टेलीफोन एक्सचेंज चलता हुआ पकड़ा गया था, क्या क्या हुआ था। आप बताइए कि एक ऐसा पोस्ट जो देश में 1 सेकंड के लिए भी खाली नहीं रखा जा सकता है, उस पोस्ट के लिए, और वो पोस्ट जिसका अपॉइंटमेंट जो है मंत्रिमंडल की सलाहकार समिति करती है, उसकी तैयारी 6 महीने पहले होती है, जिसके अंदर उनकी एपीआर होती है, एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, डिपार्टमेंटल रिपोर्ट्स
और उसके अंदर कई कागज तैयार हो, तो कम से कम 6 महीने पहले वो फाइल तैयार हो जाती है। तो ऐसा नहीं होता है कि आप, और वो भी उनके रिटायरमेंट की डेट के ठीक 1 हफ्ते पहले 1 महीने का एक्सटेंशन दे रहे हैं। इसके पहले भी ये सरकार नौसेना में और इंडियन आर्मी में प्रमोशन के मामले में सीनियर्स को नजरअंदाज करके प्रमोशन कर चुकी। उसके अंदर हमारे दिवंगत बिपिन रावत जी का नाम भी था। बिपिन रावत भी 2 सीनियर लोगों को हाँ ओवरटेक जी, हाँ करके जी। बनाए। पीएम बख्शी साहब को उन्होंने ओवरटेक किया था, पीएम बख्शी साहब को, हाँ, जबकि पीएम बख्शी साहब ईस्टर्न कमांड देख रहे थे। ईस्टर्न कमांड वन ऑफ द यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड होती है इंडियन आर्मी ठीक की। है। और उसके बाद बिल्कुल। में बिपिन रावत जी का कैसे दुखद देहावसान हुआ, उस पर अब कोई चर्चा नहीं करता है, उनको कोई श्रद्धांजलि देने भी नहीं जाता है। तो एक ऑल सर अंडर थोड़ा सा चिंता की क्वेश्चन। विषय है। तो चूंकि हम लोग आर्मी के मामले में बहुत सारा नहीं करते, क्योंकि हम लोगों को बहुत भरोसा है आर्मी पे। हालांकि एक बिल्कुल। अखबार में आज ही एक खबर है बड़ी छोटी सी कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल और 2 उसके मातहत कर्मचारियों को पे मुकदमा कायम किया है कि वो लोग रिक्रूटमेंट में घपले कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि आर्मी में भी हमारे आपके तरीके ही इंसान हैं, लेकिन हम लोगों थोड़ा ने भगवान सेंसिटिव मान लिया है, तो सेंसिटिव मैटर है, इस वजह से लोग कहने से बचते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से कहने जुड़ी से हुई बचते। चीजें। क्योंकि कम से कम ये कि हमको लगता है आर्मी वाले बहुत अनफोर्स सिचुएशन में बिल्कुल। सेवा करते हैं, और इसलिए इसीलिए इसीलिए वरना खबर तो आज ये भी छपी है कि कुपवाड़ा में सेना के जवानों ने 4 पुलिसकर्मियों को पीटा है। ये ये तो देखिए, कश्मीर कश्मीर तो एक अलग जोन है जहां पर प्रूव हो चुका था कि टमाटर सॉस लगाकर एनकाउंटर भी हो जाते हैं, है ना। रितुल गोगोई किसी को जीप पे बांधकर घुमाता है, बाद में श्रीनगर के होटल में लड़की के साथ पकड़ा जाता है। बहुत अलग अलग मसले हैं। अश्विनी, अब आप किस आर्टिकल की बात कर रहे थे जो आपने? हाँ, एक बहुत अच्छा आर्टिकल मैं चाहूंगा डिस्कशन करना। ये शशि थरूर जी जी ने आर्टिकल लिखा है, ये कुनाल, जी। लिबरलिज्म के ऊपर। हाँ, एक मिनट। इंडिया लिबरलिज्म एंड इट्स क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी। ये आज द हिंदू में शशि थरूर जी का आर्टिकल है ये। द हिंदू में है। हाँ, द हिंदू में, राइट। देखिए, ये आर्टिकल है कुणाल, शशि थरूर का आर्टिकल है, इंडिया लिबरलिज्म एंड इट्स क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी। अच्छा पंकज जी, एक बात मैं समझना चाहूंगा आपसे कि भारत का जो आजादी है वही डिपिक्ट करती है कि हम कहीं ना कहीं हमने मल्टी कल्चरलिज्म को, डाइवर्सिटी को और टॉलरेंस एक हमारे अंदर मौजूद है, हमारे डीएनए में है टॉलरेंस। एक्चुअली मैं तो यहां कहूंगा। यस, तो आज इस लिबरलिज्म को इतना बड़ा क्राइसिस क्यों हो गया 75 साल में? देखिए, जो आजादी की लड़ाई से पहले से और आजादी की लड़ाई के बाद तक जिन 2 धाराओं का वैचारिक और राजनीतिक टकराव होता रहा, उसमें क्या है, सबकी विदेश नीतियां लगभग एक सरीकी थी, सबकी आर्थिक नीतियां लगभग एक सरीकी ही थी, सबके राजनेता भी इधर से उधर गए हुए थे। 2 विचार आजादी की लड़ाई के पहले सन 36 के चुनाव से देखें और उसके बाद के इलेक्शन, जिसके कारण बात तय हुआ कि अब धर्म के आधार पर पाकिस्तान को अलग बना देना चाहिए, और उसके बाद नेहरू के जिंदा रहते और उसके बाद की लड़ाई ही इसी चीज पर टिकी हुई है कि हम आजादी के मूल्यों, जिसके अंदर सहिष्णुता, अहिंसा, समभाव के साथ देश को चलाएं कि एक्सट्रीमिज्म पे चलाएं। आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अयोध्या के मुकदमे के बाद में देश में इस समय 121 जगह, जिसमें मध्य प्रदेश की भोजशाला भी है और हाँ मेरठ जी, हाँ में जी। लाक्षागृह भी है, 121 जगह मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि नहीं, ये तो पुराने मंदिर थे और इनको अब तोड़कर फिर से मंदिर बनाया जाए। जबकि मनमोहन सिंह सरकार के समय कानून ला दिया गया था कि भाई, अयोध्या के केस के बाद में अब हम इन प्रकार के प्रकरणों
को नहीं लेंगे, इट विल बी द एक्सेप्शनल केस। अदरवाइज कानून ये था कि जो स्थिति 1947 में जैसी थी यथावत रही। और इस कानून को 2019 के जजमेंट में कंप्लीट जो बेंच थी, संवैधानिक बेंच, उसने एंडोर्स भी किया, एंडोर्स किया। लेकिन हाँ। उसके बावजूद भी यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मथुरा की, बनारस की, देवास की या मेरठ की केसेस को इंटरटेन कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि एक बड़े स्तर पर जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर हम उन वैल्यूज को अलग हटाना चाह रहे हैं। बिल्कुल 121 जगह हम ज्वालामुखी पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही बात। तो मैंने भी आप लोगों ने सबने राष्ट्रवाद जो रविन्द्रनाथ टैगोर का शायद पढ़ा होगा, एज ए पब्लिशर मैंने भी उसको पढ़ा है ना, उसको अभी हमने भी छापा है, और उसका जो प्रीफेस लिखा है सीनियर आईएएस प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल पे रहे मध्य प्रदेश में राजेश बहुगुणा, हालांकि वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट है, उन्होंने उसका परिचय लिखा उस किताब को। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की किताब है कि उस समय राष्ट्रवाद जापान में क्या था, यूरोप में राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या थी, और हमारी आजादी की लड़ाई में राष्ट्रवाद का मूल्य क्या था। यदि उसको हम फिर से पढ़े तो आपको लगेगा कि हम आजादी के मूल्यों को बचाना चाह रहे हैं, और जो विपक्षी दल हैं, जो हिंदू महासभा और उन नामों से आजादी की जो वैल्यूज थे उसके विपरीत मूल्यों से मान लिया जाए कि वो आजादी की लड़ाई लड़ना चाह रहे थे। सही बात। तो वो जो टकराव है, क्लैशेस ऑफ वैल्यूज, क्लैशेस ऑफ आइडियोलॉजी, इट इज स्टिल गोइंग ऑन। और चूंकि अब सत्ता में बैठे लोग इस तरीके की बातें करते, क्या आप बताइए, पूरे चुनाव में 2 चीफ मिनिस्टर हिमंता शर्मा विश्वास और योगी आदित्यनाथ, कोई भाषण उठा के देख लो, हम इसकी गर्दन काट देंगे, हम इसका बुलडोजर चला देंगे, हम इसको उल्टा लटका देंगे, हम इसको कुचल के रख देंगे, जमीन में गाड़ देंगे। क्या एक शासन का तरीका आपको भयभीत करना होता है? क्या आप इसके लिए बने हैं? किसको जमीन में गाड़ना है, किसको बुलडोजर चलाना है, ये डिसाइड जुडिशरी करेगी, न्यायपालिका करेगी, कार्यपालिका करेगी, या विधायी शक्तियां करेंगी? बिल्कुल, कानून की किताबें करेंगी, ऑफ कोर्स कानून किताबें करेंगी। सही बात है, ठीक है। आपका एक राज्यों के, इतने बड़े बड़े राज्यों के चीफ मिनिस्टर है जो अब 50-50, 60-60 दिन से अपने ऑफिस में नहीं जा रहे हैं, वो हर राज्य में केवल विश्व वमन कर रहे हैं कि हम उखाड़ फेंकेंगे, हम उल्टा लटका देंगे। ये चेंजेस ऑफ गार्ड से, चेंजेस ऑफ वैल्यूज थ्रू द पॉलिटिक्स से, किस प्रकार से लंबे समय तक जब इस तरीके के लोग सियासत में होते हैं तो हमारे आजादी के मूल्यों को क्यों खतरा होता है। जिन लोगों ने आजादी के मूल्यों से सियासत शुरू की, उनकी सोच, और जिन लोगों ने आजादी के मूल्यों के विपरीत सियासत शुरू की, उनकी सोच का ये टकराव है। आप ये समझिए कि ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है, और बहुत सारे लोग जो देश में लाइट माइंडेड हैं, वो लोग क्यों चाहते हैं कि ये सरकार बदले या क्या हो, केवल इसी के लिए, क्योंकि हम आजादी एक हमने कीमत के साथ की थी। हमारी आजादी को कॉपी करके नेल्सन मंडेला लड़ाई लड़ रहे थे, हमारी आजादी को कॉपी करके अफ्रीकन और कंट्रीज में संघर्ष हुआ। हमारी आजादी के वैल्यूज को लेकर पाकिस्तान का कोई ऐसा पब्लिक मीटिंग नहीं होती जिसके अंदर उसकी चर्चा ना होती हो। आप किसी भी बड़े पॉलिटिशियन से पाकिस्तान की बात करके देख लीजिए, वो हमारे वैल्यूज, हमारे इंस्टीट्यूशंस और हमारे स्टैंड की तारीफ करते हैं। हम वही बनते जा रहे हैं जो वो हैं, जो जिससे पाकिस्तान दोजख में गया, जिसके कारण पाकिस्तान बदनाम हुआ, जिन वैल्यूज के कारण आज हम उसी रास्ते पे चल पड़े, उसी रास्ते पे चल पड़े हैं। सही बात है, बिल्कुल सही। तो अगर आपको क्या लगता है सरकार नहीं बदली तो लिबरलिज्म का अंत हो जाएगा भारत में? मुझे तो नहीं लगता है कि सरकार नहीं बदली। पहला चीज तो मैं बहुत ज्यादा हाइपोथेटिक इस सवाल पे चर्चा नहीं कर सकता हूँ। आज की तारीख में
ये सोचना चाहिए कि अ, बदलाव की संभावना है, ऐसा नहीं है। Okay. कोई अपन भविष्यवाणी करने से बचते हैं, लेकिन ये भी तय है कि इट इज नॉट द इजी वॉक लाइक द 2014 एंड 19। आपका वीडियो मैंने ट्विटर में देखा था, यू वर टॉकिंग टू द पीपल ऑन स्ट्रीट कि मतलब, हाँ, तो आप उसके बारे में बताइए ना प्लीज, 2-3 मिनट कुछ। सर गए थे, बाहर निकले थे? मैं जी हाँ, मैं इलेक्शन के दिन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, इस दिल्ली जो डिस्प्लेसमेंट कॉलोनी है, गरीब कॉलोनीज है, उनमें मैं घूम रहा था। एक अच्छा। लड़का मिला मुझे जिसकी वो थोड़ा सा एक आंख से उसकी कम था, वो फल के ठेली लगाता है। तो जब मैंने उसको बोला तो बोले कि नहीं सर, काम करने तो जाना, मैं यमुना विहार के वहां पे ठेली लगाता हूँ, लेकिन वोट जरूर डालूंगा। तो उसका वो हिस्सा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। उसका शब्द कहना था कि सरकार में बैठे लोग हमको बांग्लादेशी कहते हैं, हमको पाकिस्तानी कहते हैं, हमको प्रूव करना है कि हमारी मादरे वतन यही है, इसलिए मैं वोट डालने आया हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और आगे की बात तो फिर मैंने उससे पूछा, अच्छा तो आप अपने आप को भारतीय सिद्ध करना चाहते हैं? वहां से मैं रिकॉर्ड कर पाया उसको। मैं कोई प्लान से नहीं किया था कि मैं रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन जब मैंने उसको बात किया तो मुझे लगा इट मस्ट बी रिकॉर्डेड, कीप इन रिकॉर्ड, जिससे कि लोगों तक जाए। ऐसे ही मैं बहुत सारे लोगों को वहां पर बात करता रहा, तो माइनॉरिटीज के लोग थे वो, अधिकांश लोग, लेकिन उसमें बहुत सारे हिंदू भी हैं। जैसे एक सक्सेना जी थे जिन्होंने बोला कि हमने तो रोजगार और बेहतर स्कूल के लिए वोट डाला है ना। तो एक लेडी मिली जो कह रही कि मुझको इस बार 2 बार बटन दबाने को बोला गया। तो मैंने उससे बोला, अरे बोले सब घपला है। तो है ना, हम एक आम औरत को, इस मुल्क की को एक भरोसा नहीं दिला पा रहे कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट और निष्पक्ष संस्था है। वो सही एक बात। वीडियो जो है, वो केवल एक औरत की राय नहीं है, वो एक राय है। वो कोई कोई प्लान नहीं है, कोई कुछ नहीं, वो सामान्य रूप से बात कर रहा हूँ मैं, उसको ये भी नहीं मालूम है कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसीलिए मैं कोई ट्राइपॉड या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं लिए हुए था। इसीलिए कई बार जर्क दिख रहे होंगे फेस यार, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि लोग थोड़ा सा सतर्क होकर बोले। सहज होकर बोलें, जो मन में रखे हैं वो बोलें। हाँ, वही। तो जैसे ही आपके पास में ट्राइपॉड और माइक दिखता है तो वो लोग थोड़ा सतर्क हो जाते हैं। तो ये मैंने देखा कि लोग किस तरीके से रोजगार के लिए, काम धंधे के लिए, अमन और शांति के लिए वोट देना चाह रहे हैं। और वो कोई बहुत सिलेक्टिव लोग नहीं थे, सड़क चलते लोग हैं, बहुत आम चेहरे हैं। कोई इसका मतलब मैंने सड़क आपको में देखा कि नॉर्थ ईस्ट में आपको कांग्रेस का कार्यकर्ता बूथ पे ना मिला मुझे, लेकिन वोटर मिले। अच्छा। 2-2 घंटे लाइन में लग के वोट डालने वाले लोग थे। यानी जो बार बार कहा जा रहा है कि इस बार बड़े स्तर पर चुनाव जनता लड़ रही है, तो मुझे लग रहा है कि वास्तव में चुनाव जनता लड़ रही है। तो क्या वोट परसेंटेज का भी कुछ घपला हो सकता है क्या पंकज जी? मतलब मुझे लगता नहीं, पर्सनली मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि क्या कुछ हो सकता है, ये जो 4-5% का देखो ये अंतर लोग, होगा? देखिए एक चीज है कि यदि एक राज्य में अचानक 1 करोड़ मत वोट का फर्क पड़ जाए, जब आप सब कुछ डिजिटल है आपके पास में, तो एक सवाल तो खड़ा होता है। फिर वो बात जो आपकी सही है। झांसी में पकड़ा, जी जी जी। फिर झांसी में जो पकड़ा गया कि फॉर्म 70C पर एडवांस में दस्तखत करा रहे थे। हालांकि ये रहा कि सुप्रीम कोर्ट के मामला जाने के बाद में बहुत सारे राज्यों में जनता जागरूक हो गई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने तो हर जिले से 17C फॉर्म इकट्ठे करके अपने आंकड़े बना लिए। महाराष्ट्र में भी एक्चुअल उसमें क्लॉज है कि कैंडिडेट यदि चाहे तो वो 17C फॉर्म के आंकड़े मान सकता है। महाराष्ट्र में भी महायुति के बहुत सारे जिलों से उन्होंने आंकड़े मांगे। मध्य प्रदेश में भी ये हो रहा है। तो अब ये क्या है कि वो तरीका हो सकता था, लेकिन अब उसके लिए बहुत ज्यादा हल्ला हो गया, तो उस तरीके को इस्तेमाल करने में डरेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये तरीके लोग इस्तेमाल नहीं करते रहे, करते रहे हैं पहले। जी हाँ। ठीक ठीक है पंकज जी, थैंक यू अश्विनी, बातचीत के लिए। थैंक यू सर, इट्स ऑलवेज एन ऑनर।